आज के समय डायबिटीज़ होना बहुत आम बात है। जिस तरह से आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अपनी पकड़ बना रहा है। स्थिति ये है कि ना सिर्फ अधिक उम्र के लोग बल्कि आज के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। एक बार ये बीमारी होने पर जीवन भर इसका साथ रहता है। ब्लड शुगर बढ़ने से ये बीमारी बहुत ही बीमारी होती है और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है, यानी इसमें कई तरीके की समस्याओं से सामना भी होता है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो शरीर के दूसरे अंग भी निष्क्रिय हो जाते हैं। अब डायबिटीज़ को लेकर आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सभी सवालों को आज हम डॉक्टर एसपी सिंह से करेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह ही क्यों हमने चुना, इसके पीछे का बहुत रीज़न है। अभी हम आए तो डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि उन्हें कोविड-19 में सुपर हीरो चुना गया, जो आज उनके पास मेडल आया है। सर मेडल दिखा देंगे? जो मेडल आया है वो भी एक प्रूफ है कि सर अपनी फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं। और जब मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि मैं किस सब्जेक्ट पे आपसे बात करूं, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये मेडल है जो सर दिखा रहे हैं, ये मेडल सर को आज ही मिला है। और वीर भारत न्यूज़ टाइम्स सर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। सर ने जो कोविड-19 में फैसिलिटीज़ और सब कुछ दिया है, पेशेंट्स को देखे हैं, निडर होकर कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड किया है। और अटेंड करते वक्त वो खुद भी हो गए थे और मेरे ख्याल से 14 डेज़ आइसोलेट रहे। पर आइसोलेशन में भी डॉक्टर साहब फ़ोन पर पेशेंट्स को गाइड कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान होता है, और उसी प्रोब को डॉक्टर साहब ने प्रूव किया कि वाकई वो भगवान है। वो और भी ऐसा काम कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर एसपी सिंह यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है और अपनी सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पर कुछ समय जो समय मिलता है वो मानवता के लिए समय देते हैं। अब वो क्यों देते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर थोड़ी देर से बताऊंगा। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है वीर भारत न्यूज़ टाइम्स में। थैंक यू। सर डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो करीब करीब सभी लोग इसका नाम आने से ही डर जाते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि डायबिटीज़ क्या है ये, और क्या इसके भी कोई टाइप्स हैं? जी, डायबिटीज़ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो डायबिटीज़ है वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। सबसे मेन चीज़ है डायबिटीज़ के, आपने प्रकार पूछे तो डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है। टाइप फर्स्ट होता है और टाइप सेकंड होता है। टाइप फर्स्ट में NIDDM होता है, नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटिस का शिकार होते हैं, जो इवन बच्चों में ही पाया जाता है। जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनको ही NIDDM होता है। अदरवाइज़ 35 या 30 साल, अब तो एज लिमिट घट गई है, 18 साल 19 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ टाइप 2 सेकंड का देखा जा रहा है। तो इसको बोलते हैं IDDM, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। और NIDDM होता है नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलाइटिस, यानी कि जो कि इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होते। जो फर्स्ट टाइप का डायबिटीज़ होता है वो केवल इंसुलिन डिपेंडेंट ही होता है, उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। बच्चों को होता है, जन्मजात बच्चों को होता है, और उनको इंसुलिन से ही कवर किया जाता है। सर अभी आपने कहा टाइप 1 टाइप 2 करके बताया, तो इनमें से दोनों में से कौन सी ज़्यादा डेंजरस है? सबसे ज़्यादा डेंजरस है IDDM, जो कि जन्मजात बच्चों में होती है। IDDM का मतलब होता है कि वो बच्चा ज़िंदगी भर इंसुलिन पे ही डिपेंड रहेगा, जब तक जिएगा इंसुलिन पे ही डिपेंड होगा, अदरवाइज़ उस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। सर आम पब्लिक के मन में एक धारणा है और एक डर भी रहता है आज की तारीख में, क्या मुझे भी डायबिटीज़ हो सकती है? ये सवाल है सर जनता की। जी देखो, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिंपली इसका मेन चीज़ है कि जो आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को बदलने का तरीका, अगर वो इंसान ने अपना बदल लिया तो मैं समझता हूँ कि टाइप जो सेकंड की डायबिटीज़ है वो कुछ हद तक उससे बचा जा सकता है। जबकि मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया कि मदर एंड फादर बोथ सफरिंग डायबिटिक मेलाइटिस, यानी कि दोनों अगर डायबिटिक मेलाइटिस के शिकार हैं तो 70% कॉज होता है कि उनके पेरेंट्स में, उनके बच्चे में जाएगा ही जाएगा।
मगर 30% वो भी कॉज बताए मेडिकल साइंस ने कि अगर उन चीज़ों से बचना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी जीवन शैली में सुधार करना ही होगा। और इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपनी डाइट को बैलेंस रखिए। यदि आप हार्ड वर्कर हैं तो आप उसी स्टाइल से लीजिए, आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, सिटिंग वैल्यू ज़्यादा है, ऑफिस में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से लीजिए। तीसरी चीज़ जो हम सब कुछ भूल गए वो है हम नियमित रूप से योग, आसन और अपना जो खान पीन का जो तरीका है वो बिल्कुल हमने चेंज कर दिया। पहले लोग योग करते थे, आसन करते थे, आश्रमों रहते थे, शाम का खाना 6 बजे होता था, आज हम 10 बजे खा रहे हैं और तुरंत बेड पे जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट वो फैट कन्वर्ट होता है सीधे प्रोटीन में, और प्रोटीन हमारा सीधा फैट बढ़ाती है और उसके बाद हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। सर आपने कहा कि हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि सर मुझे डायबिटीज़ है? देखिए, डायबिटीज़ के कुछ साइन और सिम्टम्स शुरू में आने होते हैं। कभी कभी तो पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मैं डायबिटीज़ का शिकार हूँ या मुझे शुगर हो रखा है, मगर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल साफ स्पष्ट आते हैं, जैसे रात को बार बार पेशाब आना, पैरों में बर्निंग सेंसेशन होना, थोड़ा थोड़ा जलन होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी किसी पेशेंट में ये भी नहीं आता, बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, पेशाब भी बार बार नहीं आएगा। तो जनरली हमें 35 से 40 साल की अवस्था के बाद जो है रूटीन में कभी कभी अपना टाइप 1 और टाइप 2 जो है HbA1c कभी कभी टेस्ट करा के ज़रूर देखना चाहिए कि हम डायबिटीज़ के शिकार तो नहीं हैं। और भी चीज़ें, मुंह में ड्राइनेस होती है, मुंह में सूखापन होता है, बार बार प्यास लगती है पेशेंट को, कभी कभी पिडिंग एडिमा स्वेलिंग्स हमारे पैरों में आ जाती है, तो ये सब चीज़ देखने की है। सर आपने बताया कि टेस्ट कराना चाहिए जी, तो टेस्ट कराते वक्त क्या होता है सर, जब रिपोर्ट हाथ में आती है तो लोगों के मन में एक डर होता है और डॉक्टर भी ये सजेस्ट करता है कि 2 बार आपको टेस्ट कराना, बिफोर मील, आफ्टर मील। तो सर बिफोर फास्ट और आफ्टर फास्ट हमारा शुगर लेवल क्या रहना चाहिए? देखिए, इसमें हमारे 2 तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को बिफोर मील, इसको जो है पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि भाई जो उसका शुगर लेवल हम चेक कराएंगे बिल्कुल नॉर्मल आता है, मगर जो शुगर का लेवल होता है खाने के बाद, कभी कभी किसी का रैंडम में कराते हैं या हम पीपी में पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं उसको, तो पोस्ट पेरेंडियल में बहुत तेज़ी से शुगर लेवल बढ़ जाता है खाने के तुरंत बाद ही। वो जनरली उसने अगर मीठा नहीं भी खाया है तब भी अगर वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, खाने में सिंपली भोजन भी खा रहा है, तो पोस्ट पेरेंडियल में उसका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमें दोनों करा कर देखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फास्टिंग में पेशेंट की शुगर बढ़ रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पोस्ट पेरेंडियल में पेशेंट की शुगर बढ़ रही है। तो दोनों का हम एक जनरली आइडिया लेते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 80 से 120 फास्टिंग की होती है, और पोस्ट पेरेंडियल में लगभग जो आजकल के समय के अनुसार 160 से 150 से कम ही होना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है इसकी। सर जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, अगर जो डायबिटीज़ है टाइप 2 की, अगर वो डायग्नोज होती है तो आपने कहा इंसुलिन लेना होता है, तो क्या ये ज़रूरी बन जाता है सर टाइप 2 के पेशेंट्स के? इंसुलिन लेना तब बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट परहेज नहीं कर रहा है और उसका शुगर लेवल 400 से ऊपर हमेशा बना रह रहा है, तब इंसुलिन लेना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज़ डायबिटीज़ के साथ 5 चीज़ें हमेशा चलती हैं, वो हमेशा हर पेशेंट को और आम जनता को पता होना चाहिए। डायबिटिक विद हाइपरटेंशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर समझ लीजिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अपना शुगर कंट्रोल करना चाहिए और शुगर देखना चाहिए। सेकेंड थिंग, डायबिटिक विद न्यूरोपैथी, अगर किसी का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि उसको न्यूरोपैथी होनी ही है। न्यूरोपैथी बर्निंग सेंसेशन, पैरों में जलन होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में पिटिंग एडिमा इंड्यूस होना, ये सब उसके कारण है। नंबर 3 होता है हमारा डायबिटिक विद नेफ्रोपैथी, अगर लंबे समय तक हम अपनी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो तीसरा स्टेप हमारा किडनी पे आना शुरू हो जाता है, जो अत्यंत भयानक स्थिति में निकल के आता है और तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और पेशेंट तब तक अपना सफ़र पूरा कर चुका होता है। इसलिए शुगर को बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता है। हमारे WHO के अनुमान के अनुसार जो इस समय तक हमें 5 करोड़ लोग लगभग डायबिटीज़ के शिकार होने चाहिए, आज हम लोग 7.5 करोड़ से ऊपर निकल गए। इसीलिए ये अत्यंत महामारी के रूप में सारे ऑर्गन्स को ख़राब करने के लिए एक ही बीमारी काफ़ी है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस।
सर अभी मैंने जैसे पूछा इंसुलिन लेना ज़रूरी है, मार्केट में एक बात है सर, लोगों के मन में एक सवाल भी है, वो कहते हैं कि इंसुलिन लेने से हमारा वेट बढ़ जाता है, क्या ये सच है? हाँ, इंसुलिन लेने से जनरली कभी कभी वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने का और भी ये कारण है क्योंकि हम डायरेक्ट उस ग्लूकोज को पचाने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन ले रहे हैं, जो हमारे यूरिन के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जा रही थी हमारी शक्ति, उसको वो रोक रहा है। तो जनरली अगर हम ग्लूकोज और प्रोटीन को वो रोक रहा है तो कहीं ना कहीं वेट बढ़ने की संभावना हमारे शरीर के अंदर बनती है। सर मान ले कि पेशेंट को टाइप 2 की डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, तो क्या उसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी बन जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने पेशेंट को एक सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से सबसे पहले आपको अपने फिजिशियन से मिलें, आप अपने एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर से मिलें और अपनी शुगर के बारे में उससे विस्तृत चर्चा करें। कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं आजकल हमारी लाइफ स्टाइल के अनुसार भी कहीं डायबिटीज़, टाइप 2 सेकंड की डायबिटीज़ बढ़ जा रही है। वो है एक एंजाइटी और डिप्रेशन। उसकी वजह से भी लोग आजकल इतनी जो हमारा चहल पहल और ये सब टेंशन्स हो रही हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी डायबिटीज़ सेकंड बढ़ जाती है। पेशेंट कभी कभी मीठा नहीं लेता बिल्कुल भी, या आहार में भी बहुत सामान्य भोजन ले रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, मगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। उसका सबसे मेन कॉज है एंजाइटी, डिप्रेशन। कहीं ना कहीं उसको इतनी टेंशन हो रखी है कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को लेके, तो उससे भी टाइप 2 सेकंड की डायबिटीज़ बढ़ने का चांसेस हो जाते हैं। तो उसको डायबिटीज़ को डायग्नोस करना पहले बहुत अत्यंत आवश्यक है, और उसको डायग्नोस करने के लिए एक अच्छे फिजिशियन से, एक अच्छे डॉक्टर से मिलना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो एंडोक्राइनोलॉजी में, जैसे सर ने अभी नाम लिया, तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत ही हमारे किडनी, लीवर और हमारी ये सब चीज़ें आती हैं। उन चीज़ों को देखना, बार बार देखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइप 2 सेकंड डायबिटीज़ का प्रभाव हमारे और उन पर आना शुरू हो गया हो, उससे पहले कि वो ख़राब हो, उससे नितांत आवश्यक है। सर एक बात और है, कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई तो क्रैब्स बंद कर दो और वेट लूज़ करो तो आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है, टाइप 2 की डायबिटीज़ से छुटकारा मिल सकता है। क्या ये इसमें कोई सत्यता है सर? हाँ, बिल्कुल सत्यता है इसमें सत्यता इसलिए है कि हमें अपनी ओबेसिटीज़, देखिए इसका मेन कॉज ही सबसे ज़्यादा ओबेसिटीज़ है। ओबेसिटीज़ मतलब वेट बढ़ना, वजन का बढ़ना। अगर किसी ने, अपना पेशेंट ने वजन कंट्रोल किया हुआ है, अत्यंत योग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है और खाने में समुचित आहार और विहार का सेवन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 70% कॉज जो बताए थे वो उससे बचा जा सकता है टाइप 2 सेकंड डायबिटीज़ से। सर बात हो रही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ से बचना, पर देखा ये जाता है और माना भी यही जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फ्रूट्स में होते हैं। तो क्या हमें वो फ्रूट्स खाने चाहिए? नहीं, देखिए बॉडी के लिए हर चीज़ बैलेंस रूप में लेना अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, हर चीज़ को लेना आता, मगर एक लिमिट में। आप अगर कोई पेशेंट डायबिटिक हो गया तो हाँ, उसके लिए नहीं है, ये एक सिंपल सिटीजन के लिए है जिसको डायबिटीज़ नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसके तो आलू, चावल, मीठा, मिठाई, मीठी चीज़ें, मीठी चाय, ये तो अत्यंत आवश्यक है बंद करना। मगर ये मिथ्या है कि आप फ्रूट नहीं ले सकते। हाँ, उन फ्रूट का ज़रूर आपको परहेज़ करना होगा जिसके अंदर हाईली ग्लूकोज होता है, लाइक एस केला हो गया आपका, और अदर्स फ्रूट हैं जिनके अंदर हाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। तो उसको लिमिट में ही लेंगे तो डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल रहेगी। और वैसे तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को, जैसे आजकल अमरूद चल रहा है, नाशपाती का सेवन करना चाहिए, और बहुत बड़ी मात्रा में एप्पल भी कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं अगर कंट्रोल चल रही है तो, और पपीता का सेवन कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 फ्रूट हैं जो जनरली डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। सर आपसे बात होने के बाद मैंने कुछ डायबिटिक पेशेंट से बात करी है। उनका एक कहना था कि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है और बैठते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब से पूछना ऐसा क्यों होता है। जी, देखिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ का जिक्र किया था। डायबिटीज़
सेकेंड डायबिटीज़ में डायबिटिक विद न्यूरोपैथी, अभी जो 5 सिम्टम्स मैं आपको बता रहा था कि ये साथ चलते हैं, उसमें पहला ही कॉज था डायबिटिक विद न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब होता है हमारी नसों में वीकनेस होने के कारण बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाते हैं, वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं, कभी कभी थ्रोम्बोसिस तक हो जाते हैं, कभी कभी एडेनोइड्स भी बन जाते हैं, तो हमारी नसें उससे कमज़ोर होने लगती हैं, हमारे हाथ पैरों में टिकलिंग शुरू हो जाती है, हमारे पैरों में निम्नेस आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है, कभी कभी चोट लगने पे हमें पता ही नहीं लगता कि हमें पैर में इंजरी हो गई, हमारे हाथ में इंजरी हो गई, पता ही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के हमारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और हमारी जो नसें होती हैं वो बहुत वीक अवस्था में पहुँच जाती हैं। सर बात हम बार बार टाइप 2 की कर रहे हैं क्योंकि ये डेंजरस है जैसा आपने बताया। तो सर डायबिटीज़ पेशेंट को वेट कम करना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, वेट कम करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम वेट लॉस नहीं करेंगे तो हमारे पैनक्रियाज से निकलने वाली जो बीटा सेल्स हैं वो हमेशा इनएक्टिव फेज में पड़ी रहेंगी, और बीटा सेल्स का ही रोल हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को और प्रोटीन को पचाना है। यदि हमें उसको पचाना है, बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिज्म को पचाना है, यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिन के थ्रू अगर हमारा ग्लूकोज बाहर जा रहा है तो हमारे शरीर की शक्ति बाहर जा रही है, और यदि उसको एक्टिव फेज में रखना है तो हमें फैट घटाना होगा, बीटा सेल्स को एक्टिव फेज में लाना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अपने में ताकत महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायबिटीज़ का पेशेंट हमेशा ये ज़रूर कहेगा कि डॉक्टर साहब कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही है। तो कमज़ोरी महसूस होने का सबसे बड़ा वही है कि अब अपनी बीटा सेल्स को योग एक्सरसाइज के माध्यम से वेट कम करके उन्हें एक्टिव फेज में लाइए, और यदि आप अपनी बीटा सेल्स को एक्टिव फेज में ला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप डायबिटीज़ पे पूर्णतः कंट्रोल कर पा रहे हैं। सर आपने अभी बताया कि वेट लॉस कैसे किया जाए। सर जो प्री डायबिटीज़ होते हैं उनको भी लगता है कि वेट लॉस करके क्या फ़ायदा है, मैं ट्रीटमेंट ले लेता हूँ, दवाई ले लेता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा, तो उनको वेट लॉस करना चाहिए या उनको डायरेक्ट मेडिसिन पे आ जाना चाहिए? देखिए, प्री डायबिटिक पेशेंट को मैं सलाह दूंगा कि शुरुआती स्टेज में वो अपने आप को मेडिसिन शुरू ना करके योग एक्सरसाइज और डाइट के माध्यम से यदि कंट्रोल उसको कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया और एक बार आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट ईजिली वो सोचता कि अरे मेरा तो एक गोली खाने से शुगर कंट्रोल हो जाता है तो मुझे एक्सरसाइज और वेट घटाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, मगर उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है कि होल लाइफ ज़िंदगी भर उसको दवाई खानी पड़ती है। और एक स्थिति ये आती है कि अगर डायबिटीज़ वो अपनी कंट्रोल नहीं कर रहा है तो आज जो 500 mg की मेटफॉर्मिन वो खा रहा था, धीरे धीरे ये दवाई बढ़ते 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 1000 mg 1500 mg 2000 mg तक मेटफॉर्मिन चला जाता और उसके बाद इंसुलिन की तरफ डॉक्टर अपने आप बोलते हैं कि आप इंसुलिन लीजिए, आपकी शुगर तभी कंट्रोल हो पाएगी। शुरुआती स्टेज में इसको कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआती स्टेज में इसको कंट्रोल करना बेहद आसान है। थोड़ा सा डाइट कंट्रोल, थोड़ा सा वजन कम करें, थोड़ा सा पैदल चलें। पैदल चलना इसके लिए महाऔषधि का काम करता है। जो इंसान 3 से 4 किलोमीटर डेली अगर मॉर्निंग वॉक कर रहा है या इवनिंग वॉक कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी बीटा सेल्स को एक्टिव फेज में ला रहा है और शुगर को कंट्रोल बिना दवाई के कर रहा है। कई बार अभी हमने बात करी कि प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद, जब सबसे पहले डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता है, शुगर लेवल अगर हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लो नहीं होना चाहिए। ये लोगों के मन में भ्रांति है या इसमें भी कोई कहीं वैल्यूबल पॉइंट्स हैं? ये इसमें भ्रांति नहीं है, ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोला, इसमें बिल्कुल सत्यता है। शुरुआती स्टेज में कोई भी पेशेंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो तरह तरह के बहाने बनाता है। वो बोलता है कि मैं आज चाय पी के आ गया, मैं आज जूस पी के आ गया, मैंने थोड़ा मिठाई का पीस ले लिया, इसलिए डॉक्टर साहब बढ़ी हुई आ रही है डायबिटीज़, मगर ये सत्य नहीं है। अगर वही पेशेंट आगे चलने के बाद अगर अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वही इन सब चीज़ों के, जैसे डायबिटिक मैंने आपसे जिक्र किया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक विद हाइपरटेंशन, इन्हीं के ही वो बहुत जल्दी शिकार होते हैं। और जब वो अपने क्रॉनिक स्टेज में आता है तब तक वो अपने पूरी फॉर्म में आता है
तब पेशेंट समझ पाता है कि मेरे तो लीवर भी ख़राब हो गया, मेरी तो किडनी भी ख़राब हो गई, मुझे तो न्यूरोपैथी भी हो गई। तब वो अपना विश्वास करके और तब दवाई खाना शुरू करता है, और तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। सर अभी आपने बताया था कि 7 करोड़ के आसपास पहुंच गई है इसकी डायबिटीज़ की पॉपुलेशन, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं सर। जी। सर फीमेल को क्या ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और मोनोपॉज ग्लूकोज लेवल अफेक्ट करता है? जी, इससे काफ़ी कुछ अवस्था में मेनोपॉज के बाद काफ़ी तेज़ी से डायबिटीज़ इफ़ेक्ट करता है। इसका सीधा असर उनके पिटिंग एडिमा जैसे पैरों में स्वेलिंग होना, सूजन होना, और सबसे ज़्यादा इसका जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो होता है सीए बिन ब्रेस्ट। कहीं ना कहीं मेनोपॉज के बाद मैं अधिकतर महिलाओं में केस देखता हूँ कि फाइब्रॉइड हो गया यूट्रस में, कि आपके मेमोरी ग्लैंड्स में एडनोड्स बन गए या कोई एडनोड लिम्फ नोड्स बन गए। वो यही बहुत ज़्यादा उसका मुख्य कारण है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करके और स्पेशली फीमेल में कंट्रोल करके बहुत रखना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी आजकल फाइब्रॉइड बन रहे हैं या सीए ब्रेस्ट बन रहे हैं, तो उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। सर हमने डायबिटीज़ के बारे में इतनी बात कर ली, कब होती है टाइप 1 टाइप 2। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया है सर कि क्या रेगुलर डाइट, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रेगुलर डाइट क्या होनी चाहिए? अगर इसका सही से देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कि पेशेंट का प्रोफेशन क्या है। सेकंड ये देखा जाता है कि एक तो होता है कि वो किसान आदमी आया, फार्मर आदमी आया है, वो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा है और उसको खाने पीने से इंड्यूस है, या मैंने कहा था एंजाइटी डिप्रेशन से वो चीज़ इंड्यूस है, तो उसके लिए सिंपली अगर थोड़ी सी भी मेडिसिन हम रखते हैं तो वो जनरली कंट्रोल रहता है। एक होता है ऑफिशियली वर्क, जो 10 से 12 घंटे 8 घंटे लगातार सिटिंग वैल्यू है, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या क्लिनिक में बैठे हैं या और कहीं मतलब बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कैलोरी में बहुत अंतर है। उनकी कैलोरी और उनकी कैलोरी में काफ़ी अंतर है। जितने भी हमारे वर्किंग वुमेन हो या मैन हो, उनको बहुत कम किलो कैलोरी की एनर्जी लेना चाहिए। जैसे लाइक है, सुबह आप नाश्ता करते हैं तो बहुत हैवी नाश्ता नहीं होना चाहिए। जैसे आप लंच लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लंच नहीं होना चाहिए। जैसे आप डिनर करते हैं तो वो 6 से 7 बजे के बीच में अत्यंत आवश्यक है करना, और उसके 1 घंटे बाद तक अभी बिस्तर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट उनको कम से कम आसपास या गली मोहल्ले में या पार्क में ज़रूर टहलना चाहिए। और ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चार्ट है दोनों का। अगर मैं इसको बना के दूँ, और हमने बनाया भी है और अपने पेशेंट को फॉलो कराते हैं, तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। मगर मैं समझता हूँ कि अगर टाइप 2 सेकेंड जो डायबिटीज़ है और पेशेंट अगर बैलेंस डाइट ले रहा है और संयमित रूप से खा रहा है और थोड़ा मेडिकेशन कर रहा है, तो जनरली टाइप 2 सेकेंड डायबिटीज़ कंट्रोल आसानी से हो जाती है। सर एक बात और देखने को आ रही है, लोगों ने मुझसे कल जब मैंने उन्हें बताया मैं डायबिटीज़ पे सर से बात करने जाऊंगा, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि सर से ये पूछिएगा कि क्या डायबिटीज़ मेमोरी को भी कहीं कोई नुकसान पहुंचाती है? हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। एटलीस्ट जो आपने ये क्वेश्चन किया बहुत ही अति उत्तम। इस डायबिटीज़, देखिए मैंने कहा कि डायबिटीज़ विद न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब हो गया कि न्यूरोपैथी केवल पैरों में और हाथों में ही नहीं डेवलप हो रही, न्यूरोपैथी ऑल बॉडी, पूरी बॉडी के कहीं ना कहीं जितने भी ऑर्गन हैं, जितनी भी सेल्स हैं, उनको सबको डैमेज करता ही है। तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, चाहे वो मिड ब्रेन हो, चाहे सेरिब्रम हो, चाहे सेरिब्लम हो, तो सभी की सेल्स को डैमेज करता है, सभी पे इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक मेटफॉर्मिन, पायोजोलाटोन और वॉग्लीवॉस जैसे सॉल्ट लगातार लेने से हमारे सेल्स पे तो प्रभाव पड़ता ही है, कहीं ना कहीं मेमोरी पे भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर किसी को जो डायबिटीज़ की है, जो सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अगर किसी के लगता है कि मुझे सिंपली डायबिटीज़ हो सकती है, तो सबसे पहले अपने नज़दीक किसी भी लेबोरेटरी में जाके अपना सिंपली एक शुगर टेस्ट कराए। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो अपना यूरिन को सिंपली चेक करा कर दे सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर ग्लूकोज जा रहा हो या हो जा रहा हो। या अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं
तो पेशेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मुझे यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हों। अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट आ रही है पेशेंट को या देखने में धुंधला दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है। दूसरी बात ये देखना चाहिए कि पेशेंट को में ड्राइनेस ऑफ माउथ, बिना किसी कारण के, बिना किसी कॉज के मेरा मुंह क्यों सूख रहा है, ये उसका मेन सिम्टम है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं प्यास लगती रहती है, वो प्यास पानी पीता रहता है मगर उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। तो ये उसका मेन चीज़ है। और यूरिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर 5-10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसे बार बार यूरिन आ रहा है। तो सबसे पहले तुरंत ही ये करा कर देखना चाहिए और अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सक से इसकी सलाह लेनी चाहिए। सर, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप मानवता की सेवा में लगे हैं, और जब मैं यहाँ ने आज आया और मैंने पता किया, देखा, तो सर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 50 रुपीज़ का है। वो ऐसा क्यों, जबकि और डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो मिनिमम 500 का है। ऐसा आपने 50 रुपीज़ में रख कर प्रिस्क्रिप्शन, क्या मैसेज है ये सर? इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं इसके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अपने जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ या जो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सरकार की सेवा कर रहा हूँ, सरकार में मैं नौकरी करता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ से वेतन मिलता है। ये 50 रुपये भी इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ का मैनेजमेंट चल जाए और लोगों की सेवा होती रहे, और एक धन्वंतरी रूप में भी लोगों से लिया जाए कि भाई धन्वंतरी भाग ले लिया हमने। कहते हैं कि बिना लिए चिकित्सा फलीभूत नहीं होती है। तो चाहे उसमें पहले के ज़माना, चरक और सुश्रुत के ज़माने की एक बात है कि वो भी 1/4 भाग अपने मरीज़ से लिया करते थे। तो ये सोच के मैंने थोड़ी सी अपनी फ़ीस रखी है, और मेरा उद्देश्य यहाँ इस टाइप से कुछ नहीं है कि मुझे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है या मुझे हॉस्पिटल चलाना है। इसी तरीके से मैं लोगों की सेवा करता रहूं और लोगों के काम आता रहूं, इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। सर, मुझे पता चला है आप कोविड वैक्सीन 19 के नोडल अधिकारी हैं। सर, 3rd वेव की बात हो रही है, ऐसे में आप हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह देंगे, कैसे कैसे वो प्रिकॉशंस लें? देखिए, बहुत पहले से भी टीवी पे तमाम ऐड आते रहते हैं, तमाम चीज़ें बताते ही रहते हैं, तमाम एक्सपर्ट, तमाम डॉक्टर ये बताते रहते हैं कि देखिए 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, हमेशा सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, पार्किंग में जाने से बचें। और रही 3rd वेव की बात, तो जिस तरीके से हमारा साउथ में, जैसे लाइक एस केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जिस तरीके से केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर अगर हम लापरवाही करते रहे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है 3rd वेव को आने में। और हमारी भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है और वैक्सीनेशन हो रहा है, एक दिन में पूरे देश में 1 करोड़, और लास्ट लिमिट हमारे स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है कि 7 तारीख तक, यानी कि जो 7 तारीख लिखी है, इसमें 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। तो हम लगभग उसके कहीं ना कहीं बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, और हमने 3 से 4 दिन का समय और मांगा है कि हमें 3 से 4 दिन का वक्त और दिया जाए, और हम 100% लोगों को वैक्सीनेटेड कर देंगे। सर, आपने वैक्सीनेशन की बात की, एक सवाल इम्पोर्टेंट खड़ा हो गया है। लोग आज भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित हैं कि इसे लगाने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, हमने उसको देख लिया, उसे देख लिया, अगर बाय चांस किसी के हाथ पैर में दर्द होने लगा तो बोले तेरे को वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो ऐसा ये क्या है सर? ये इसके बारे में थोड़ा सा आप। जी, देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। आपने कोविड 2nd वेव में भी आपने देखा होगा, जो लोग वैक्सीनेटेड थे, जिन लोगों को सिंगल या डबल डोज लगी हुई थी, तो रेयर में कोई केस ऐसा होगा जो मृत्यु हुई होगी, कोविड-19 से मृत्यु हुई होगी। अदरवाइज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे लोग 89-90 साल की अवस्था में भी कोविड से निकलकर और फिर दोबारा अपने स्वस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। तो ये केवल वैक्सीन का ही प्रभाव था, अदरवाइज़ ये वैक्सीन नहीं ली होती, या मैंने ही वैक्सीन नहीं ली होती और जिस टाइप का मुझे इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं आप लोगों के बीच में ना होता। डॉक्टर SP सिंह ने डायबिटीज़ को लेकर जो हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर उनकी सलाह के अनुसार हम अपनी डेली रूटीन को कर लें तो डायबिटीज़ जैसी महामारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।